व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। यार, क्या करें, समझ से बाहर हो गई ये बात कि क्या बंदा बोले और क्या ना बोले। मतलब बात करने का दिल भी नहीं चाहता, लेकिन बात किए बगैर बंदा फिर रह भी नहीं पाता। अब आज का मेरा टॉपिक मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान की टीम से स्क्वाड से कौन से प्लेयर्स ड्रॉप होने जा रहे हैं और कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या करूं कि उसके साथ साथ अब इस पर ही बात करना ज़रूरी हो गया। मकसद यानी बाबर आजम को नीचा दिखाने के लिए ये जो सोशल मीडिया के चूरन बेचने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने नई चीज ढूंढ के निकाल ली, और जरा मंतक देके ढूंढ के क्या निकाला। अब बाबर आजम की एवरेज भी टेस्ट क्रिकेट में माशाल्लाह से अच्छी है, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं, और बाबर आजम की जो है वो एवरेज भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो बाबर आजम का नाम तो टेस्ट क्रिकेट में है। अब नीचे किस तरह दिखाएं, नीचा किस तरह दिखाएं बाबर आजम को, उसके लिए नई चीज ढूंढ के निकाली। वो निकाली कि टिम साउथी। टिम साउथी ने बाबर आजम से ज्यादा छक्के लगा रखे हैं टेस्ट क्रिकेट में। यार, नॉनसेंस लोग हैं ये, उल्लू के पट्टे, ये डैश जितने भी हैं, ये सब, ये जो भी हैं, कुछ फेसबुक पेजेस वाले, कुछ यूट्यूब पे चूरन बेचने वाले, राशन वाले। अब बात तो निकल के सामने आई ये इंडियन पेजेस की तरफ से, लेकिन हमारे वाले भी कम थोड़ी ना है प्रमोट करने में। तो उन्होंने भी वाह वाह करना शुरू कर दी, वाह 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 क्या ढूंढ के लाए भाई बाबर आजम, वाकई बाबर आजम से ज्यादा टिम साउथी ने छक्के। आप ये नहीं बता रहे कि टिम साउथी ने सेंचुरी कितनी बनाई, टिम साउथी ने 50 कितनी बनाई, ये नहीं बताएंगे, टेल एंडर है ना, लेकिन टेल एंडर ने छक्के ज्यादा लगा रखे। ये भी बता देता हूँ कितने। बाबर आजम ने लगा रखे 23 छक्के और टिम साउथी ने लगा रखे 88, यानी 88। और बाबर आजम 23 सिक्सेस लगाए। यार, पहली चीज तो ये कि बाबर आजम आते हैं टॉप ऑर्डर में। जब आपको स्कोर को लेके चलना होता है, विकेट पे संभल के खेलना होता है, टेस्ट क्रिकेट का असूल है आपको रन बनाने होते हैं। उसमें आप उस तरीके से शॉट नहीं मार सकते, उस तरह सिक्सेस नहीं मार सकते जिस तरह से बाकी के आने वाले पीछे जो, जैसे टिम साउथी हैं। अब जब टिम साउथी विकेट पे आते हैं तो उस टाइम तो वैसे ही ऑलमोस्ट टेल एंडर है, मैच फिनिश हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि भाई जितने रन बन रहे हैं ना, जितने रन बनाए जा सकते बना लो। तो दो चार छक्के ज्यादा लगा ही देते। जो बाबर आजम पूरी इनिंग में एक सिक्स लगाते तो वो दो चार लगा के निकल जाए, इस वजह से उनके सिक्सेस की तादाद ज्यादा है। अब यहाँ पे हुआ ये कि कुछ जैसे ही ये बात निकल के सामने आई तो कुछ जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं, यानी जो विराट कोहली के बेचारे फैन हैं, जो विराट कोहली के जो बहुत उनके जो विराट कोहली जिनके डैडी हैं, उनकी जो औलादें समझ जाए ना, वो उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया बाबर आजम के खिलाफ कि हाँ यार बात तो सही है। तो भाई जरा एक नज़र विराट कोहली की तरफ भी पलट के देख लेते। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 26 छक्के लगा रखे, 26। तो भाई ये जो आपके किंग है, छक्के तो इनसे भी ज़्यादा लगा रखे टिम साउथी ने। तो अगर इसी पे जज करना था तो सबसे पहले विराट कोहली को जज करते, नहीं किया। और अगर बात छक्कों की है और इसी पे ही जज करना है तो बाबर आजम से सिर्फ 3 सिक्सेस ऊपर लगा रखे। और इनिंग्स कितनी खेली है? विराट कोहली ने खेली है 113, बाबर आजम ने खेली है 52। 3 सिक्सेस सिर्फ दरकार है, 4 सिक्सेस बाबर आजम को इसी सीरीज में अगर लगा दी तो विराट कोहली से आगे ही निकल जाना। तो जज करना पहले सीखो, पहले बात करना सीखो। यार पहले क्रिकेट को समझो फिर बात किया करो। नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग, और हमेशा से ये करते हैं, व्यूअरशिप के लिए कोई भी चूरन बेचते रहते हैं। और इंडियन मीडिया का तो काम ही यही है, गोदी मीडिया का काम ही है, सोशल मीडिया पे भी हो या उनका काम यही है, एयरफोर्स को हमारे नीचा दिखाना, हमारी आर्मी को नीचा दिखाना, बाबर आजम को नीचा दिखाना, जबकि हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अपनों के एल लगे पड़े, 26 छक्के विराट कोहली के, 23 छक्के बाबर आजम के, तो ज्यादा फर्क तो नहीं है, ज्यादा कोई इसके अंदर गैप तो नहीं है। हालांकि इनिंग्स का देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, 113 और 52, जमीन आसमान। तब भी बाबर आजम के 23 सिक्सेस हैं, यानी अगर विराट कोहली के मैचेस आधे करें तो विराट कोहली की जो सिक्सेस की तादाद बचती है वो 12 बचती है।
पहले बेटा देख लो फिर बात करो। और टिम साउथी की जहाँ तक बात रही तो उनका एवरेज कुछ नहीं है, और बैटर्स को एवरेज के ऊपर जज किया जाता है, उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर जज किया जाता है, उनकी सेंचुरीज, उनकी 50s के ऊपर जज किया जाता है, इसके ऊपर नहीं, सिक्सेस के ऊपर नहीं। सिक्सेस तो कोई भी लगा लेगा भाई, 1-2 सिक्सेस मारना कौन सी बहुत बड़ी बात है, वो तो हर कोई लगा लेता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत फन्ने कहाँ पड़े हुए हैं जो 1-2 सिक्सेस के बुनियाद पे आज तक टीम के अंदर जी रहे हैं, इमाद वसीम जैसे, और अपने क्या नाम है शादाब खान जैसे बहुत जी रहे हैं जो 1-2 सिक्सेस के ऊपर ही उनकी बुनियाद टिकी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं। तो अगर इसी के ऊपर जज करना है तो फिर टेस्ट क्रिकेट में इसी के ऊपर जज कर लो और सारे सिक्सर ही भर लो। सबसे पहले अपने विराट कोहली को टीम से निकाल दो जिसने 113 इनिंग खेल के 26 छक्के लगाए। बाबर आजम की जब 113 इनिंग्स होगी कम से कम 50 छक्के तो होंगे ही होंगे भाई, ऐसे ही। अभी तो बहुत दूर है सफर बाबर आजम का, लगभग 52 + 113, यानी एक अभी बाबर आजम को विराट कोहली से आगे निकलने के लिए 61 और इनिंग्स खेलनी है, 61 और इनिंग्स, 61 और इनिंग विराट कोहली के बराबर जब बाबर की होंगी तब वो 52 से 50 छक्के तो लगा ही चुके होंगे, है ना। 26 छक्कों और 23 छक्के ऑन एवरेज भी चले तो 61 इनिंग में, बाकी 61 इनिंग में कम से कम 27 छक्के तो लगते ही है ना, तो 52-53 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो आपके कोहली से तो ज़्यादा ही सिक्स हो जाएंगे बाबर आजम के। तो पहले अपना स्टैट्स देख लो, विराट कोहली को देख लो, अगर ऐसे ही जज करना है तो फिर हकायत सामने है और इसी पर जज कर लेना और बता देना कि कौन कितने पानी में। इसके अलावा जी मेन टॉपिक मेरा कुछ और ही है, उसमें मैं सबसे एंड में आऊँगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी के हवाले से कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं। यार वजीर दाखिला ये बंदा है, पीसीबी का चेयरमैन यानी जो प्रेसिडेंट है वो ये है। अब ये आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी जो ख़त्म हो रहा है, जय शाह का टेनओवर जो है वो ख़त्म हो रहा है उनका, तो वो जा रहे हैं। अब बारी है पीसीबी की, तो यहाँ से भी उनके जो बनने जा रहे हैं अगले नेक्स्ट चेयरमैन, वो बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी। यार समझ से बाहर है ये बंदा किस तरह मैनेज करेगा। पीसीबी का चेयरमैन भी यही है, एसीसी का चेयरमैन भी यही होगा, फिर वजीर दाखिला भी है। तो एक काम करो, आईसीसी का चेयरमैन भी इसी को बना दो, सारे ओहदे ना इसी को दे दो। और अब कुछ खबरें ये भी निकल के सामने वकार यूनुस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब सुनने में यह आ रहा है कि अगर मोहसिन नकवी इस नॉमिनेशन यानी इसमें अगर उनकी मंजूरी हो जाती है उनके नाम की, जो कि 99% हो चुकी है, तो 2025 जनवरी से वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। यार 2 ओहदे तो संभाले नहीं जा रहे हैं, पीसीबी के तो फैसले कर नहीं पाते, और अगर पीसीबी के फैसले करने जाते हो तो वजीर दाखिला का अपना जो ओहदा है वो नहीं देख पाते। अब एसीसी का भी बना दिए क्या, मतलब कौन सा जादू किया है इस बंदे ने जो इतने ओहदे पे ओहदे इसको मिले चले जा रहे हैं। वजह क्या है, कौन सी किस बात की मेहरबानी है इतनी इसके ऊपर, सबको पता है किस बात की है। खैर मैं उसमें बात नहीं करना चाह रहा। अभी आप देख लें कि हाल क्या है। आज बाय द वे कराची में बारिशें भी बहुत हुई हैं, आधा कराची तकरीबन डूबा हुआ नजर आएगा आपको। इस टाइम हालात बड़े ख़राब हुए हैं कराची के रोडों के, सड़कों के। यार उसका कोई हाल नहीं है, और यहाँ पे औहदे इस तरह बट रहे हैं जैसे, खैर बहरहाल जी क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, ऐसा ही होता है और ऐसे ही होता रहता है, यही असूल है। अच्छा जी अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन सी वाइट बॉल स्पेशली T20 क्रिकेट में तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन से प्लेयर्स आने जा रहे हैं और कौन से प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं और कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा। अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान के उस स्क्वाड की तरफ नज़र डालें जो पाकिस्तान का 2024 के T20 वर्ल्ड कप में खेला था, तो उसमें अगर हम नज़र डालें तो इसके अंदर 5 फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास, 3 ऑलराउंडर हैं, 1 स्पिनर है, 3 विकेट कीपर हैं और 3 बैटर हैं। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले फास्ट बॉलर के नाम बता देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, हारिस रऊफ़ हैं, अब्बास आफरीदी हैं और आपके नसीम शाह हैं। ये आपके 5 मैन फास्ट बॉलर थे। इसके अलावा अगर विकेट कीपर्स की बात करूं यानी जो विकेट कीपर बैटर हैं, उनके अंदर उस्मान खान थे, उनके अंदर मोहम्मद रिजवान थे, और उनके अंदर भाई अरे कौन भूल सकता है हमारे पहलवान खान को, आजम खान थे, वही बड़े बड़े हाथों वाला भालू। ये 3 थे, ठीक है। और अगर स्पिनर की बात करूं तो एक ही स्पिनर जिसको आपने पूरे वर्ल्ड कप में खिलाया ही नहीं, उसका नाम है अबरार अहमद। तो कितने हो गए, 5 + 3 और +1, ये हो गए आपके टोटल 9। और अगर 3 विकेट कीपर भी लगा ले
आपके, तो 9 ये हो गए, और उसके बाद आते हैं आपके 3 ऑलराउंडर, इमाद वसीम, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद। कितने हो गए? प्लस 12, 12 और 3 बैटर, फ़खर जमान, साइम अयूब और बाबर आजम। ये थी आपकी टोटल टीम। स्क्वाड की बात करूं तो टोटल जो स्क्वाड बन रहा है वो ये बन रहा है: शहनशाह आफरीदी नंबर 1, मोहम्मद आमिर नंबर 2, अब्बास आफरीदी नंबर 3, इसके अलावा नसीम शाह नंबर 4, हारिस रऊफ नंबर 5, उस्मान खान नंबर 6, मोहम्मद रिजवान नंबर 7, आजम खान नंबर 8, अबरार अहमद नंबर 9, इफ्तिखार अहमद नंबर 10, शादाब खान नंबर 11, इमाद वसीम नंबर 12, बाबर आजम नंबर 13, और आपके फ़खर जमान नंबर 14, और साइम अयूब नंबर 15। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो यहाँ तो कोई रिटेंशन का मुझे चांस ही नज़र नहीं आता। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप रिटेन करने के बारे में सोच सके। इमाद वसीम की बात करूं तो भाई बड़ी चाहत से उनको ले जाया गया था, बड़ी जान के साथ, बड़ी जिद्दोजहद के साथ, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचे तो खबरें और कहानी कुछ और ही बन गई। इतनी बिगड़ी कि अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी शायद रिटेन ना कर पाए, तो टीम में तो रहना दूर की बात है। इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसमें भी उनको रिटेन नहीं किया जाएगा। एटीट्यूड का उनके मसला है, बात वो नहीं सुनते, फिटनेस का उनकी मसला है, बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग वो कर नहीं पाते, बड़े मसले मसाइल थे। इनको तो रिटेन नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इनका नाम नहीं रखा जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार अहमद को इतने मौके दिए गए, इतने मौके दिए गए, 1 से 2 इनिंग पे। एक वो 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेली गई थी T20 में, उसमें वो पाकिस्तान को जितवा तो ना सके। फिर उसके बाद 2023 के वनडे के एक मैच में उन्होंने जो 90 रन की एक इनिंग खेली थी, उसमें वो पाकिस्तान को जितवा ना सके। उस पर इतना उनको सर चढ़ाया गया, इतना सर चढ़ाया गया यूट्यूबर्स की तरफ से कि बाबर आजम को नीचा दिखाने में कोई कमी ना छोड़ी। इतना इफ्तिखार है। लेकिन हुआ क्या, 2023 के वर्ल्ड कप में फ्लॉप, एशिया कप में फ्लॉप, फिर उसके बाद 2024 की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज फ्लॉप, फिर 2024 ही की न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान में होम सीरीज फ्लॉप, फिर आयरलैंड में फ्लॉप, फिर उसके बाद इंग्लैंड में फ्लॉप, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप, मुसलसल फ्लॉप। कोई बड़ी कारकर्दगी देखने को नहीं मिली। बॉलिंग तो उनसे करवाई नहीं जाती थी, खेलते वो है टीम के अंदर बैटर ही थे, और कोई परफॉर्मेंस उनकी थी नहीं। स्ट्राइक रेट उनका 112 113 के आसपास घूम रहा था, एवरेज उनकी 12 से भी नीचे लगी पड़ी थी। इनको भी रिटेन करने का कोई चांस नहीं है, तो ये भी जा रहे हैं। आते हैं जी शादाब खान की तरफ। शादाब खान की परफॉर्मेंस मिली जुली है। पूरे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर उनकी बैटिंग तो अच्छी रही, कुछ एक आध इनिंग उनकी तरफ से अच्छी आ जाती थी, नॉक्स अच्छी आ जाती थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी नॉक आ गई थी, अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी नॉक आ गई थी, लेकिन बॉलिंग में वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुए 2023 के वर्ल्ड कप में। तब ये नारे लगे कि भाई ये T20 के बॉलर है। T20 में भी मौके दिए गए तो वहां पे भी उनकी बैटिंग तो क्लिक कर जाती थी, एक आध इनिंग्स आ जाती थी, एक आध बॉलिंग के स्पेल भी अच्छे आ जाते, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस शादाब खान की तरफ से भी देखने को नहीं मिली। तो ये भी एक हार की बड़ी वजह बने। तो मुझे नहीं लगता कि इनको भी रिटेन किया जाएगा, क्योंकि फैंस इनसे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इनसे नाराज़ है। हो सकता है कि लंका प्रीमियर लीग की बुनियाद पर इनको टीम में जगह मिल जाए, तो मिल भी गई तो 11 में तो नहीं आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो इनमें से तीनों में से कोई भी रिटेन नहीं किया जा रहा। अब आते हैं जी आपके विकेट कीपर जो हैं जितने भी हैं उनकी तरफ। तो उनमें उस्मान खान सबसे पहले बात कर लेते हैं। उस्मान खान PSL के अंदर वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 सेंचुरियाँ बना रखी हैं, एक सीज़न के अंदर 2 सेंचुरियाँ बना रखी हैं, और दूसरे टॉप स्कोरर भी थे वो इस सीज़न के। अगर एक सेंचुरी और बना देते तो 3 सेंचुरी बनाने वाले भी थे, लेकिन वो वहाँ पे सेंचुरी ना बना सके, 96 पे ऑल आउट हो गए वो। तो उस बुनियाद पे उनको टीम में लाया गया, बड़ी उनके बातें भी हुई कि उनको टीम में लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके वो ज़्यादा कुछ कर ना सके। 112-13 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, 112-13 के स्ट्राइक रेट के बाद 15 की उनकी 14-15 की उनकी एवरेज थी। और न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज हुई उनमें भी उन्होंने एक 31 रन की अच्छी इनिंग खेली ज़रूर, लेकिन उन्होंने भी स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी कम था। फिर उसके बाद उनको काफ़ी मौके मिले, इंग्लैंड में मौका मिला तो इंग्लैंड में उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली 180 के स्ट्राइक रेट से 38 रन की, जो उनकी इस पूरे सीजन में टॉप इनिंग थी, हाईएस्ट स्कोर था उनका।
लेकिन इसके अलावा वो भी कुछ कर ना सके। T20 के वर्ल्ड कप जो था 2024 का, उसमें वो मुसलसल फ्लॉप हुए। इंडिया के खिलाफ वो फ्लॉप हुए, अमेरिका के खिलाफ वो फ्लॉप हुए, कनाडा के खिलाफ वो फ्लॉप हुए, और आयरलैंड के खिलाफ भी वो फ्लॉप हुए। तो ज़्यादा कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस आई नहीं, लेकिन इनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। अगर इनको ड्रॉप किया जा रहा होता तो इनको पाकिस्तान शाहीन के साथ वाइट बॉल में मौका नहीं दिया जाता, इनको नहीं खिलाया जाता। तो इनको खिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि इनको रिटेन किया जाएगा, इनको टीम के अंदर रखा जाएगा। मोहम्मद रिजवान स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है, इनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा, इनको कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इनके, तो मैंने आपको कहा था कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करना। तो मोहम्मद रिजवान को तो ड्रॉप किया जा ही नहीं सकता। इन दोनों को तो रिटेन मुझे लगता है कि किया जा रहा है। ड्रॉप जो किया जाएगा वो आपको पता है कि किस चाहत के साथ ये भी इनको भी ले जाया गया था। आजम खान, उफ, बड़े बड़े हाथ हैं, लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं। अगर स्ट्राइक रेट को देखेंगे तो आपको 170 का स्ट्राइक रेट जरूर दिखाई देगा, लेकिन उसकी बड़ी वजह वो 2 इनिंग्स है जो आयरलैंड में खेली गई थी। एक वो 30 रन की, 36 रन की इनिंग 18 बॉलों पे, दूसरी थी आपकी जो इनिंग आई थी 15 बॉलों पे 30 रन की। ये 2 बड़ी इनिंग्स थी जिसकी बुनियाद पे इनका स्ट्राइक रेट 170 का चला गया। इसके अलावा वो कुछ भी ना कर सके, और ये भी तब आई थी जब शायद पाकिस्तान को जरूरत भी ना थी, बाउंड्रीज भी छोटी थी। पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे सीजन में आजम खान मुसलसल फ्लॉप हुए। फिटनेस का मसला तो आजम खान की शुरू से था। शर्जील खान को फिटनेस की बुनियाद पे बाहर किया गया, लेकिन भाई इमाद वसीम और आजम खान की फिटनेस का तो कोई जवाब ही नहीं था, बेमिसाल फिटनेस थी, लेकिन फिर भी इनको खिलाया गया। तो अब इनको भी साइडलाइन कर दिया गया। इन मौसूफ ने जैसी धमकी दी थी कि भाई मुझे खिलाना है तो बता दो, नहीं तो मैं अपना देख लूँ। तो भाई तुम अपना ही देख लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, मेहरबानी करो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की टीम के ऊपर, अल्लाह का वास्ता है कि अपना ही कुछ देख ले भाई, जान छोड़ दे। तो इनको भी रिटेन नहीं किया जा रहा। मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, और आपके जो रिटेन किए जाने वाले प्लेयर्स हैं उसमें अभी तक ये 2 ही हैं जिनको मैंने निकाला है। अगर मैं बात करूं बॉलर्स की, तो उसमें एक अबरार अहमद स्पिनर वाहिद बॉलर हैं आपके पास जिनको आपने खिलाया नहीं, उनका तो कोई कसूर नहीं, तो उनको ड्रॉप किस बुनियाद पे करेंगे, तो इनको भी रिटेन कर लिया जाएगा। बैटर्स की मैं अगर बात करूं तो बाबर आजम तो कैप्टन है, परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं, तो उनको तो ड्रॉप करने का कोई सीन बनता नहीं। फ़खर जमान 2024 में वो अपनी सुप्रीम फॉर्म में रहे, हालांकि वो कंसिस्टेंट नहीं है उनकी परफॉर्मेंसेज, लेकिन बीच में एक आध इनिंग ऐसी आ जाती है जो तूफानी होती है, तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी सहारा हो जाता है, और पाकिस्तान की इज्जत को और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो एक सहूलत फराम कर देते हैं। तो उनको भी ड्रॉप करने का कोई चांस बनता नहीं है। रह गए भाई साइम अयूब। साइम अयूब जो है वो, ये बात क्लियर है कि टीम के अंदर नहीं है। इनको लाया गया था टीम के अंदर, मुसलसल मौके दिए गए, 20-22 मैचेस दिए गए, लेकिन मुसलसल फ्लॉप, मुसलसल फ्लॉप, मुसलसल फ्लॉप। मौसूफ एक 50 ना बना सके, 113 के स्ट्राइक रेट से टीम के अंदर खेलते रहे, 12-13 की एवरेज लगी रही, कुछ कर ना सके ज़्यादा, और नो लुक शॉट में ही अपने फंसे रह गए। वो जो कि इनका नो लुक शॉट निकला था ना, उसी के अंदर ये फंस के रह गए और कुछ कर ना सके। मुसलसल फ्लॉप थे, मुसलसल फ्लॉप। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी भी तोड़ी गई, उससे भी इनको खिलाया गया, लेकिन कुछ भी कर ना सके। बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, ये सर्कल को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन सर्कल को तो यूटिलाइज करना दूर की बात, अपने आप को बचा लेते वो बहुत बड़ी बात थी। तो इनको जो है वो डोमेस्टिक में वापस भेजा जाएगा। कुछ वक्त के लिए इनको पाकिस्तान टीम से साइडलाइन कर दिया जाएगा, डोमेस्टिक के अंदर भेजा जाएगा, और उनको कहा जाएगा भाई तुम कोचेस के अंडर काम करो, अपनी तकनीक पे काम करो, अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करो, उसके बाद परफॉर्मेंसेज दो, तो तुम शायद सिलेक्शन के लिए अहल हो जाओ और पाकिस्तान टीम में वापस आ सको। तो इनको भी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, यानी साइडलाइन किया जा रहा है। अगर बात करूं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे लगे कि ये खतरे में। हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर की ऊपर बात हो सकती है, क्योंकि हारिस रऊफ से जो आखिर में रन नहीं बचाए जाते उसके ऊपर कुछ बात हो सकती है, और मोहम्मद आमिर की फिटनेस पे बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह का मोहम्मद आमिर ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उनको मौका दिया जाता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये कि उनकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है। इस बात का उनको अंदाजा है, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और 100 में उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, और T20 वर्ल्ड कप में भी आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, तो शहनशाह आफरीदी की तरह इनको भी ये बोला जा सकता है एटीट्यूड को सही रखो तो शायद टीम में आ जाए। और हारिस रऊफ वो के एक मैच में उनकी बुरी बॉलिंग रही वैसे, लेकिन वैसे ओवरऑल देखें तो अच्छी बॉलिंग करें, तो मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलर में कोई भी खतरे में, नसीम शाह हो, शहनशाह आफरीदी हो, अब्बास आफरीदी हो, आमिर हो, हारिस रऊफ हो, सबके सब आपके सुप्रीमियम और प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। तो
देखो दरवाजे पे। तो अब रिटेन किया जाएगा इनको। अगर हम देखें प्लेयर्स को तो इनके अंदर मोहम्मद आमिर जो प्लेइंग 11 बनती है, जो हमारे सामने निकल के आ रही है, उसके अंदर अगर हम देखें तो मोहम्मद आमिर आपके पहले नंबर पे रहेंगे जो रिटेन किए जाएंगे। उसके अंदर आपके शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, बाबर आजम, फ़खर जमान, अबरार अहमद, ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन किया जाएगा। 10 प्लेयर्स कम से कम आपके रिटेन किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे हैं इन 5 की, जो 5 हमने ड्रॉप किए उसके अंदर आजम खान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, इनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट ली जा रही है उसमें 3 प्लेयर्स के तो नाम पक्के पक्के आप कंफर्म समझ लें कि ये 3 आ रहे हैं टीम के अंदर, जिसमें एक तो हैं आपके अब ये आपके जो प्लेयर हैं आमिर जमाल, ऑलराउंडर के तौर पे आपके ये रिटर्न कर लिए जाएंगे। एक तो आपके ये प्लेयर आ जाएंगे तो बात तय है। दूसरा आपके आ जाएंगे साहबजादा फरहान। और तीसरे जो आपके प्लेयर रिटर्न होने जा रहे हैं जो टीम के अंदर कंफर्म है कि आजम खान की जगह ले लेंगे, वो है मोहम्मद हारिस। 2 का अभी है, उनके ऊपर अभी सवालिया निशान है, बात की जा रही है। क्रिकेट बोर्ड अभी लगा हुआ है तलाश में, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन के अभी 2 ओडीआई भी होने, T20 भी होने, तो अभी सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। तो पाकिस्तान के 10 प्लेयर तो रिटेन मेरे हिसाब से किए जा रहे हैं। अब इसमें ये 3 प्लेयर्स और इंक्लूड किए जाएंगे। 2 और कौन से आते हैं, कौन सा स्क्वाड निकल के पाकिस्तान का सामने आता है, ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तय करेगा। क्योंकि वनडे और T20 पाकिस्तान की सीरीज बहुत दूर है जो ऑस्ट्रेलिया में होनी है नवंबर के महीने में, तो उसके अंदर सारे फैसले लिए जाएंगे। अब देखना ये कि गैरी क्रिस्टन किस तरह की टीम सेलेक्ट करने में जो है मुशावरत देते हैं अपनी, और कौन से वो नाम लेके सामने आते हैं पाकिस्तान शाहीन से, और कौन से प्लेयर टीम के अंदर आते हैं। जो मुझे लगता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझे चैनल पे देख रहे हैं तो दोनों आईडीज़ का लिंक यानी फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, वहाँ से आप मुझे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ कल नेक्स्ट एक और वीडियो में। आपका क्या मानना है ये मोहसिन नकवी को लेके और बाबर आजम के ऊपर, जो ये टीम साउथी वाले जो छक्कों के ऊपर आई, अपनी कीमती राय से आगाम कीजिएगा, बताना ना भूलिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।